गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर क्लास 11th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। इसमें इसको पढ़ना क्या है, इसमें मोशन पढ़ना है। तो मोशन होता क्या है पहले हम उसको समझेंगे, लेकिन मोशन समझने से पहले हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए कि मोशन फिजिक्स की कौन सी ब्रांच के अंदर आता है या किस में इसकी हम स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स में ये ब्रांच होती है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स कौन सी ब्रांच है? मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर हम फोर्स और मोशन दोनों की स्टडी करते हैं। ठीक है, फोर्स और मोशन दोनों की स्टडी। तो मैकेनिक्स की यहां 3 ब्रांच हो जाती हैं। नंबर 1 एक होगी स्टैटिक्स और दूसरी काइनेमेटिक्स और तीसरी होती है डायनामिक्स। ये सब पढ़ने से कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन हमें ये फील होने लगेगा कि हाँ हम पढ़ क्या रहे हैं और हमको पढ़ना क्या चाहिए। ठीक है, पढ़ते कैसे वो मालूम चलेगा। तो स्टैटिक्स के अंदर जो आता है, इसमें ऑब्जेक्ट की जो स्टडी होगी, ऑब्जेक्ट इसमें होगा, इसमें रेस्ट होगा। एग्जाम्पल इसका क्या है? जैसे बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग खड़ी रहती है, वो कभी मोशन में नहीं आ सकती, तो स्टैटिक्स की स्टडी करी जाती है स्टैटिक्स के अंदर। दूसरा आता है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के अंदर क्या होगा, देखो विदाउट कॉज ऑफ मोशन। तो इसके अंदर हम मोशन की तो स्टडी करेंगे, लेकिन किस वजह से मोशन हो रहा है उसकी स्टडी नहीं करेंगे। डायनामिक्स के अंदर क्या करते हैं, विद कॉज ऑफ मोशन, मतलब इसके अंदर वो स्टडी की जाएगी कि मोशन किस वजह से हो रहा है। ठीक है, ये कंसेप्ट होगा सबसे पहले। अब हमें इन दो के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, यहां इन दो के बारे में। तो इसके बाद पढ़ने के ये कंडीशन हमको समझ में आ गई। अब हमें समझना है कि मोशन कितने तरीके का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि मोशन कितने टाइप्स का होता है, कैसे कैसे मोशन होता है। देखो, एक तो होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। जैसे हमने क्या करा, एक धागा लिया और धागे के अंदर एक वो बांधी, ईंट, छोटी सी ईंट बांधी, कोई भी ऑब्जेक्ट बांधी, उसको घुमा रहे, तो गोल गोल जो मोशन होता है वो एक अलग टाइप का मोशन है। ठीक, तीसरा मोशन होता है पानी के अंदर हमने ईंट मार दी, तो उसके अंदर जो वेव प्रोपोगेट होती है, वेव जो ऐसे ऐसे करके चलती है, वो 3 टाइप्स का मोशन हो जाता है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन मैकेनिक्स हो गया। अब इसके बाद में हमको पढ़ना है मोशन। देखो यहाँ मोशन तो मोशन ही है। ठीक है, तो मोशन की भी हम यहाँ 3 ब्रांच पढ़ेंगे। 3 नहीं, हमें सिर्फ इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ एक ही ब्रांच पढ़नी है। ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। देखो, इस टाइप्स के मोशन के अंदर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट कोई भी मूव करेगा वो सिंगल पाथ पर करेगा, एक ही स्ट्रेट लाइन पर जाएगा, तो इस टाइप का मोशन होता है ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद में दूसरा मोशन होता है हमारा सर्कुलर मोशन। इस टाइप के मोशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमेगा। ठीक है, जैसे यहां चलेगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। और ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पर मोशन करेगा। जैसे सड़क पर चलती हुई कोई कार है, अब जो कहती हो बना ली, तो मैं बना रहा हूं, बना ली। ठीक है, अब ये मोशन इस टाइप का मोशन होता है ट्रांसलेटरी मोशन। तीसरा मोशन होता है हार्मोनिक मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन होता है ऑस्किलेटरी मोशन। देखो, इस टाइप के मोशन के अंदर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने पाथ पर रिपीट करेगा, मीन पोजीशन पे आएगा लौट के, यहां से यहां चलेगा, फिर यहां आएगा। यानी कि वेव फंक्शन होगा y = a sin ωt पे। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यानी कि F = mv²/r। ठीक है, तो मतलब इस टाइप के मोशन के लिए मैंने इक्वेशन लिख दी और इनको बता दिया कि किस टाइप का मोशन होता है। अब सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट होता है इसमें कि कैसे समझा जाए कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन पे है। रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, अगर हम अर्थ पर खड़े हुए हैं, ठीक, तो हम अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टे हैं, रुके हुए हैं, रेस्ट में हैं। अगर हम ही को
एक चांद पे से देखा जाएगा या किसी सैटेलाइट से देखा जाएगा तो हम जो है मूविंग में दिखाई देते हैं, ठीक। तो फिर हम सिर्फ अपनी आंखों से देख सकते हैं कि रुका हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम उसको बोल रहे हैं कि वो मोशन में नहीं है, ठीक है, रेस्ट में। जबकि अर्थ मूविंग कर रही है, अर्थ जब मूव करती है, ठीक है, सपोज करो उसके अंदर अर्थ को एक आया तो ऑब्जेक्ट हिलने लगता है, ठीक है, बिल्डिंगें इधर से उधर जाने लगती हैं, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है हर किसी के ऊपर। न्यूटन थर्ड लॉ हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई मोशन के टाइप्स की, कि मोशन हमें पढ़ना है ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सिंगल लाइन पर मोशन करेंगे हम, ठीक। अब इसके बाद में इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक। दूसरी चीज आती है, इसको अब समझ जाएगा कि ऑब्जेक्ट में रेस्ट क्या चीज है, रेस्ट और मोशन। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, तो उस टाइप का मोशन क्या कहलाएगा, रेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, रेस्ट। इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ में कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो इस टाइप्स का मोशन, वो इस टाइप्स को क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है। और इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इस टाइप्स को क्या बोलते हैं, हम मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोशन। अब मोशन 3 टाइप्स का यहां हो जाएगा, ठीक है, जैसे 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। तो 1 डायमेंशनल मोशन, यहां मोशन अब कितना था, 3 का। क्या था, 3 का। तो 3 टाइप्स के मोशन की हम बात पता कर लें कि होता क्या है। मोशन होगा 1 डायमेंशनल यानी कि 1D, 2 डायमेंशनल यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन 3D, ठीक। तो इन मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ, ठीक। ग्राफ पता होने के बाद में ये पता होना चाहिए कि कितने कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखो 1 डायमेंशनल मोशन में ओनली 1 कोऑर्डिनेट होता है, 1 कोऑर्डिनेट, एक ही कोऑर्डिनेट होगा। इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, कितने, 2 कोऑर्डिनेट। और इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसमें सिंगल कोऑर्डिनेट एक्स और वाई और जेड, इन 3 में से कोई एक एक्सिस पे होगा, ठीक। तो हम यहां से एक एक्स एक्सिस ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, या तो एक्स कॉमा वाई होगा, या वाई कॉमा जेड होगा, या जेड कॉमा एक्स होगा। इन 2 कोऑर्डिनेट्स की बात होगी। इसमें क्या होता है, तीनों टाइप्स कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, एक्स, वाई और जेड। अब इसके बाद में समझना है पॉइंट ऑफ लोकेशन, कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है स्पेस में। इन्हीं चीज को बोलते हैं स्पेस, ठीक। डायमेंशनली बोला जाता है स्पेस। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है स्पेस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। पॉइंट ऑफ लोकेशन समझना है तो हम 3 एक्सिस ही लेके चल रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स वाई, और ये जेड एक्सिस। ये कोई ऑब्जर्वर ओ है, ठीक है, यहां पर कोई ऑब्जर्वर है। अब एक चीज देखना है कि इसकी इस पॉइंट की स्पेस यहां पर है, ये पॉइंट 3D स्पेस में यहां था, ठीक। तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस पर है, जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस पर है। तो इस टाइप को बोला जाता है पॉइंट ऑफ स्पेस। तो इसकी स्पेस में 3 पोजीशन है, एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक। ये 3 पोजीशन पर बात कर रहे हैं। तो सपोज करा इसकी डिस्टेंस हमें एक्स एक्सिस पे निकाली, तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी यहां पर, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, एक्स, ठीक। और जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये यहां से इसकी जो डिस्टेंस होगी जेड एक्सिस के कितनी है, ये जेड है, और ये वाई डिस्टेंस है यहां से। तो ये पॉइंट ऑफ स्पेस होता है, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। तो ये चीज, हम तीनों चीजें हमने समझ ली, ठीक है। अब हम समझेंगे मोशन इन अ
स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो उसको समझने से पहले हम दो क्वांटिटी और जान लें कि स्केलर क्या चीज है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो स्केलर को डिफाइन करा जाता, सपोज करा ये कोई वेक्टर कंडीशन थी तो इसको वेक्टर से डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये इसका यूनिट वेक्टर होगा और ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर का जो वेक्टर वाला कंडीशन आएगी उसमें मैं समझा दूंगा इन सब चीजों को, ठीक है। स्केलर इसमें क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसके अंदर क्या होगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगी, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। तो इसको क्या बोला जाता है, वेक्टर। क्या बोला जाएगा, वेक्टर। ये बैकबोन है फिजिक्स की, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन का इंपोर्टेंस बहुत है इसके अंदर। देखो 9th 10th में हाथ में थोड़ा सा 11th और 10th में हम समेशन से भी लगा कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर से भी कर लेते हैं, लेकिन आगे जब बढ़ेंगे ना तो विदाउट इंटीग्रेशन फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक। तो इंटीग्रेशन मेन है और अच्छे से पढ़ लेना। मैंने तो एक वीडियो में थोड़ा सा लेक्चर बताया था, थोड़ा सा बताया कि इंटीग्रेशन करते कैसे, ठीक है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी भी हमको समझ में आ गई। अब उसके बाद में मोशन, ऑब्जेक्ट, रेस्ट और ऑब्जेक्ट दोनों समझ में आ गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वन डायमेंशनल मोशन तो हो गया, बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो फिजिक्स में नापना और तोलना बहुत चलता है ना, तो इन दोनों की यूनिट जो होगी मीटर होगी। क्या होगी, मीटर, क्लियर। अब डिस्टेंस किसको बोलते हैं, लॉन्गेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ, और ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो मैं बहुत दो वर्ड में डेफिनेशन दे रहा हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। समझे कैसे, देखो जैसे हम यहां से ये तीन ऐसे समझ लो, ये अलीगढ़ है, ये कासगंज है, ये एटा है और यहां फिरोजाबाद है, ठीक। हम अलीगढ़ से कासगंज जाते हैं तो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितने का है, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस। फिर अलीगढ़ के बाद में हम क्या करें, फिरोजाबाद गए। फिरोजाबाद, कासगंज से फिरोजाबाद की डिस्टेंस है लगभग 90 किलोमीटर और फिरोजाबाद से एटा की डिस्टेंस है 45 किलोमीटर। और अलीगढ़ से एटा कितना दूर है, अलीगढ़ से एटा भी लगभग 55 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक। ऐसा सपोज कर लिया। अब हम पहले अलीगढ़ से जा रहे हैं तो 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे, कासगंज पहुंचेंगे, फिर कासगंज से फिर फिरोजाबाद जाएंगे तो 70 और 90 करेंगे, फिर फिरोजाबाद से एटा आ रहे हैं, फिर एटा से फिर दोबारा लौट के अलीगढ़ आ रहे हैं। तो ये इसकी डिस्टेंस हो गई। क्या हो गई, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस यानी कि 70 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 55। तो 45 और 55 कितना हो गया, 100 और यहां से देख लो 90, ये 100 और 100 200 यानी कि 260 किलोमीटर हो गया। हमको एक ऐसा, तो ये क्या है, टोटल डिस्टेंस हो गई। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम डायरेक्ट क्या करें, अलीगढ़ से कासगंज जाए, अलीगढ़ से सीधा फिरोजाबाद जाए, और ये बाईपास निकला था, यहां से सिर्फ दूरी थी 90 किलोमीटर। तो हमें सिर्फ फिरोजाबाद जाना है, अलीगढ़ से फिरोजाबाद, तो हम डायरेक्ट 90 किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए टाइम लगता है। दोनों के साथ में अगर टाइम आ जाए, इसके साथ में भी टाइम आ गया और इसके साथ भी हम टाइम लेके चलते हैं, तो डिस्टेंस और टाइम ये क्या बता देता है, स्पीड, स्पीड। इसकी यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड, और ये क्या बताएगा, वेलोसिटी। देखो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्या है, वो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक। बस चले चले जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, एक कांस्टेंट डायरेक्शन नहीं है। इसके अंदर क्या होगा, कांस्टेंट डायरेक्शन होगी, तो इसलिए ये वेक्टर हो जाता है, ये स्केलर हो जाता है। हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों साथ में ले लें, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम साथ में लें, तो हमको क्या मिलती है, स्पीड। यानी कि स्पीड इक्वल टू कितना होता है, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो डिस्टेंस को हम मीजर करते हैं मीटर में और टाइम को हम मीजर करते हैं सेकंड में। तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड और इसकी जो डायमेंशन हो गई LT-1 हो गई, ठीक है। MLT माइनस थीटा से ले रहे हैं, MLT थीटा है। और इसके बाद में आती है वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी भी कितना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड हो गई और इसकी डायमेंशन भी LT-1 हो गई, ठीक। इतना तो समझ में आ गया। अब स्पीड और वेलोसिटी 4 टाइप्स की है। स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड होगी, मतलब एक ही स्पीड से चला जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो स्पीड को इस तरह से, यूनिफॉर्म स्पीड इस तरह से डिफाइन हो जाती है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे। अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में इंटरवल करेगा तो वो हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक होती है वेरिएबल क्या नाम है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस और अपॉन टाइम, ठीक है। उसके बाद में आती है वेरिएबल यानी कि इंस्टांटेनियस स्पीड। इंस्टांटेनियस स्पीड क्या होती है, किसी शॉर्टेस्ट पाथ किसी एक पर्टिकुलर पाथ के लिए निकाली जाएगी तो उसको बोलते हैं हम इंस्टांटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इसी तरीके से इंस्टांटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। अब इसके फॉर्मूले ये हो गए, हमको इसके बारे में अब न्यूमेरिकल कर लेना है, ठीक। क्योंकि डेफिनेशन से क्वेश्चन बहुत कम आता है, न्यूमेरिकल से ज्यादा होते हैं फिजिक्स में, ठीक है। और फिजिक्स तो वैसे ही खतरनाक जानवर है, समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक। तो अब हम इसके बाद में करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल। देखो बोर्ड पे लिखा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल्स कर रहा है डिफरेंट स्पीड्स को, डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड, अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है। तो इस टाइप के फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द एवरेज स्पीड, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक। तो क्वेश्चन एक एक्सप्रेशन बनाना है, एक इक्वेशन बनानी है। इसकी इक्वेशन कैसे बनाई है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला तो है, कैसे रखा जाए, ठीक है। देखो लेट हम मानते हैं कि ये हमने एक पहले पाथ बना ले, फिजिक्स में फिगर बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। ये पाथ था ए और बी, ठीक। ए और बी पर कोई ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सपोज करा कि ये सी पॉइंट था, यहां इसकी डिस्टेंस थी, यहां पर डिस्टेंस थी इसकी S1, टाइम टेकन हुआ T1 और इसकी स्पीड कितनी थी V1, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये गया C से D, ठीक। ये अगला पाथ था S2 डिस्टेंस का, यहां टाइम टेकन हुआ T2 और स्पीड थी इसकी V2। फिर D से B पे गए, D से B पे जब जा रहे हैं तो इसकी डिस्टेंस थी S3, टाइम टेकन था इसका T3 और स्पीड थी इसकी V3, ठीक। तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, सॉल्यूशन देखो, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी कि S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 प्लस S2 प्लस S3, और हमने इस डिस्टेंस को डिफाइन कर दिया, ये S है, ठीक है। टोटल टाइम, ठीक, इसकी स्पीड भी ऐसी थी, मतलब निकालना है। तो टोटल टाइम कितना था, टोटल टाइम इज इक्वल टू, इसकी पूरी स्पीड निकालनी है, टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 और इज इक्वल टू T हमने ले लिया, ठीक है। तो हम इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन वो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो S की जगह रख देंगे S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। देखो एक तो यही इक्वेशन हो गई इसकी, ठीक है, छोटे से लेवल पे। अब एक कंडीशन आती है, स्पेशल केस है इसका कि टाइम नहीं है, टाइम दिया हुआ नहीं है, ठीक है, टाइम इस एक्सप्रेशन के अंदर आना नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहां से कि देखो इस वाले पाथ के लिए स्पीड कितनी होगी, S1 इक्वल टू V1 इक्वल टू S1 अपॉन T1, इसके लिए V2 कितनी होगी, S2 अपॉन V2, S2 अपॉन T, इसके लिए कितनी होगी, यहां से हम इसके लिए होगी V3 इक्वल टू S3 अपॉन T3। यहां से हम क्या करें, टाइम ले गए, तो S1 अपॉन V1, यहां से T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, S2 अपॉन V2, T3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, S3 अपॉन V3। अब हम पुट द वैल्यू T1, T2 एंड T3 इन दिस इक्वेशन, इसको कंसीडर कर लिए वन इक्वेशन है। तो S1 प्लस S2 प्लस S3
अपॉन ये कितना हो गया यहां से S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3। ठीक, यही एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी एक तो ये इक्वेशन हो गई, दूसरी एक ये इक्वेशन हो गई। ठीक, अब इसमें आ जाता है स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या होगा कि S1 बराबर है S2 और बराबर है S3 यानी कि S, और इसी तरीके से V1 S1 प्लस S2 प्लस S3 बराबर ले लो। सपोज करा कि पाथ जो डिस्टेंस था उसका सेम था, ये स्पेशल केस है इसका। पाथ जब सेम हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो S प्लस S यानी कि ऊपर कितना हो गया 3S, और यहां से S प्लस S कॉमन ले लिया, बचा कितना 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3। S कैंसिल आउट हो गया, V तो ये V1 V2 V3 क्या मिलेंगे, नीचे से कॉमन हो जाएंगे और ये जाके उसकी न्यूमरेटर में चले जाएंगे, यानी कि थ्राइस V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। ये कब निकाला जाएगा, ये उस कंडीशन में निकाला जाता है कि डिस्टेंस सेम कर दे, टाइम गिवन ना हो और डायरेक्ट उसकी स्पीड निकलवाए। तो मतलब दो पाथ में सेम डिस्टेंस है, अलग पाथ से कर रहा है, जैसे 30 किलोमीटर की पहली डिस्टेंस, फिर 20 किलोमीटर की दूसरी, फिर 20 किलोमीटर की दूसरी, पाथ सेम है यानी कि 20 की तीनों डिस्टेंस है, तब इस टाइप से डायरेक्ट फॉर्मूले रखे हैं, इसी को बोल देते हैं ट्रिक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या कह रहा है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, कोई एक एक्स एक्सिस है उस पर एट टाइम टी इस t1 इक्वल टू दिया 2 सेकंड पर, उसकी पोजीशन है 3 मीटर, और t2 सेकंड पर t2 जो है 7 सेकंड पर इसकी पोजीशन है 18 मीटर। तो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। गर्मी बहुत पड़ रही है, बिना पंखे की वीडियो बनानी पड़ती है उसी तो देखो। अब हमने क्या करा, हमको दिए हुआ क्या क्या गिवन, सबसे पहले तो गिवन है, गिवन एक्स एक्सिस, वाई भी हो सकती है जेड भी हो सकती है, t1 इजकल टू 2 सेकेंड और s1 इजकल टू x1 दिया है 3 मीटर, और t2 इजकल टू दिया था 7 सेकेंड, और x2 इजकल टू कितना दिया है 18 मीटर। देखो एक तो होता है रटने वाला तरीका कि डायरेक्ट कर दो, ठीक, डायरेक्ट कैसे कर दो, 18 में से इसको घटा दो और 7 और 2 इसमें घटा दो, 5 बचेगा, 5 से 15 हो गया, ऐसा नहीं। देखो सबसे पहले पर्टिकुलर तरीके से करना स्टार्ट करो, ग्राफिकली या फिगर वाला क्वेश्चन करो। ये एक ऑब्जेक्ट ले लो, ओ ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, इस पाथ पर जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो उसकी डिस्टेंस हो गई x1, ठीक, और x1 कितना दिया हुआ 3 मीटर, 3 मीटर, और जब इधर पहुंचेगा यहां तो डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी हो जाएगी इसकी 18 मीटर, 18 मीटर। ये डिस्टेंस कवर करने के लिए इसने टाइम लिया था कितना 7 सेकेंड, और ये वाली डिस्टेंस कवर करने के लिए इसने टाइम कितना लिया था 2 सेकेंड। अब क्या है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल दो, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो इस टाइप से एवरेज वेलोसिटी जब निकाली जाएगी तो फाइनल पाथ माइनस इनिशियल पाथ यानी कि x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक, इस तरह से इसकी वेलोसिटी निकाल दी जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट यानी कि x1 कितना, x2 कितना है 18 माइनस 3 अपॉन इसमें कितना है 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 बचा, ऊपर 15 और नीचे 5, 5 3 जा 15, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड की इसकी वेलोसिटी है। देखो भैया ऐसा भी कर सकते थे हम, 3 माइनस 18 कर ले, 2 माइनस 7 कर ले, तो माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड आ गई इसकी, ये इसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। अब एक तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, तीसरा न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है, वो उस पर उस क्वेश्चन को गौर कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन में।
क्वेश्चन दिया है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। एक सर्किल है, उसकी रेडियस आर दी हुई है, सर्कुलर ट्रैक, और एज शोन इन फिगर, जैसा ये फिगर में दिखाया गया है। इट स्टार्ट फ्रॉम ए टू ए एंड मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल ले। तो यानी कि 2 आंसर इधर आने हैं, 2 आंसर इधर आने हैं और 2 आंसर इधर आने हैं। तो टोटल मिला के 6 क्वेश्चन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 6 क्वेश्चन। तो इस टाइप का देखो, सबसे पहले एक सर्किल दिया है, क्लॉकवाइज, घड़ी इस तरह से घूमती है, लेकिन इसको इस तरह से जा रहा है, मतलब ये ऐसे करके चल रहा है, ये इसके चलने का ट्रैक दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि फ्रॉम ए टू बी, जब ए से बी गया, ठीक, तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले सर्किल, इसकी जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्किल की सरकमफ्रेंस जो होगी, यानी कि परिधि जिसको बोलते हैं, परिधि ही इसकी टोटल डिस्टेंस होगी। इसका फॉर्मूला कितना हो गया, पाई आर, ट्वाइस पाई आर, कितना हो गया, ट्वाइस पाई आर, मतलब ये लेंथ पे चल रहा है भाई, ठीक। अगर ये सर्किल बना कितने पार्ट्सों से है, 4 पार्ट से मिलकर बना है, 1 4 1 4 1 4 1 4 इक्वल टू 1, ठीक। अब इसकी डिस्टेंस निकालनी है हमको ए से बी। तो सबसे पहले डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस यानी कि सिर्फ वो ए से बी गया है, ठीक है। तो कितना चल लिया, यानी कि सरकमफ्रेंस अपॉन 4 दी तो चला, ठीक है। तो कितना हो गया, ट्वाइस पाई आर अपॉन 4, यानी कि 2 1 2 2 2 4। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, पाई आर अपॉन 2। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया था, शॉर्टेज डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। ये वाला पोर्शन अलग कर लो, इसको मैं मिटाता हूं, इसको मिटाता हूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है किसके लिए, ए टू बी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करें, इसका ये वाला पार्ट बाहर निकाल लें, यानी कि ए बी, और ये ओ हो गया, ये आर हो गया। तो देखो, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेज डिस्टेंस होती है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, बात पड़ेगा कि अगर हम इधर से इस डायरेक्शन में जाएं तो ये इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगी। यानी कि हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर देते हैं। ये आर हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो ये ए बी इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, ए बी इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर बाहर होगा तो आर अंडर रूट 2 बचेगा। ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, सपोज कर लें मीटर में, ठीक है। ये ए टू बी हो गया। अब टर्म्स आता है ए से सी, अब यहां से यहां चला गया, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो पहला है, हम कहा जा रहे हैं, ए टू सी जा रहे हैं, इधर ए टू सी, मतलब अब सिर्फ इतने सर्किल की बात होगी, यो, यानी कि ए बी और सी, ठीक है, ओ आर और आर। ये जो पाथ होगा, ये वाला पाथ, ये इसका डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट इधर से देखें तो ये वाले टर्म पे अगर हम जाएं तो हमको ज्यादा पास पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस का हाफ हो गया, यानी कि ट्वाइस पाई आर अपॉन 2। कितना बचा, 2 से 2, यानी कि पाई आर इसका क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमको क्या, ये वाला जो पाथ होगा, ये ट्रैक, ठीक, ये ट्रैक होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यही शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये तो लॉन्ग हो रही है, ये शॉर्ट हो रही है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए अब क्या करें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है ना भाई, ये आर, तो कितना हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर प्लस आर, यानी कि 2r, ठीक है। ये ए टू सी की बात कर ली। अब हम बात करेंगे साहब किसी फ्रॉम ए टू डी, यहां से यहां, यानी कि 3 पार्ट्स लेके चल रहे हैं भैया इसके, ठीक, यानी कि ए टू डी चलेंगे। तो ए टू डी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हमको, ये ट्रैक पूरा, यानी कि पाई वाई ट्वाइस पाई आर वाई, यानी कि पाई ट्वाइस पाई आर बाई 2, ये हो गया, यानी कि 3, यही है, हाँ। तो अब हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसेप्ट लगाओ डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ट्वाइस पाई आर, यानी कि ये वाला पोर्शन कितना होगा, देखो
ये ट्वाइस पाई आर बाई 4, ये ट्वाइस पाई आर बाई 4, ये भी ट्वाइस पाई आर बाई 4। तो इनको जब लेंगे हम कॉमन तो ये 3 हो जाएगा और ट्वाइस पाई आर आएगा कॉमन, ट्वाइस पाई आर बाई 4 कॉमन आ गया और यहां बचेगा 3, तो 2 1 जा 2, 2 3 2 2 जा 4, यानी कि थ्राइस पाई आर बाई 2। ये हो गया इसका डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए तो देखो नियरेस्ट पॉइंट यही तो दिखाई देगा इसका हमें A to D, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका तो फिर वही पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे यहां से, यानी कि A D और O, ये R ये R, तो कितना हो गया इसमें पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई होगी तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया निकल गया, यानी कि अंडर रूट 2 R मीटर। तो वीडियो यही खत्म करते हैं, ठीक। तो अभी इस क्वेश्चन को और समझना हो या और इसके क्वेश्चन लाने हो तो अपनी कोई भी जैसे बुक हो, तुम जिससे भी पढ़ रहे हो, आर.डी. शर्मा, उसमें आर.डी. शर्मा कह रहा हूँ, XYZ कोई सी भी हो, उसमें देखना अपने इस टाइप के क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे ही। अभी तक हम स्पीड वेलोसिटी और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये 4 टॉपिक्स की बात किए थे। आगे के टॉपिक्स इसके बाद में देखते हैं चैप्टर के अंदर क्या क्या आना है। ये न्यूमेरिकल हो गया, अभी तुम उतने ही न्यूमेरिकल करना जितना यहाँ तक मैंने करा दिया है या बता दिया, तो उसमें क्या क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी और मजा आएगा खूब अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे की टॉपिक इंशाल्लाह अगले लेक्चर में या एक तो इंशाल्लाह देखते हैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए थे उनको कैसे सॉल्व करें, तो वो ज्यादा हेल्प करते हैं, हमें पता चलता है कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।